नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बेंथम के उपयोगितावाद में मिल द्वारा लाए गए संशोधनों का विस्तृत वर्णन। दोस्तों ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस सेशन को। जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। दोस्तों उपयोगितावाद का जनक यदि पूछे कभी एग्जाम में तो आप लोगों को जेरेमी बेंथम मानना है। ठीक है, जिन्होंने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों जेरेमी बेंथम जी ने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत भी दिया था, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बेंथम का उपयोगितावाद पूरी तरह से भौतिकवादी, मात्रात्मक और कठोर, थोड़ा कठोर था। तो दोस्तों बेंथम जी ने जो उपयोगितावाद दिया था वो भौतिकवादी, मात्रात्मक और कठोर था। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम के शिष्य थे। दोस्तों जो जॉन मिल जी थे वो बेंथम जी के शिष्य थे। ठीक है, उन्होंने बेंथम के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, बल्कि उसकी कमियों को दूर करके उसे अधिक मानवीय, नैतिक और व्यवहारिक बनाया। दोस्तों मिल जी ने बेंथम जी का जो सिद्धांत था उसमें कुछ संशोधन किया। ठीक है, मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में महत्वपूर्ण संशोधन किए। ठीक है, उनका विस्तृत वर्णन नीचे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से संशोधन उन्होंने किया था। ठीक है, तो पहला है आपका सुखों में गुणात्मक अंतर। ठीक है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। बेंथम और मिल के बीच सबसे बड़ा अंतर सुख की प्रकृति को लेकर था। दोस्तों बेंथम और मिल जी के बीच जो सबसे बड़ा जो है कि अंतर था दोनों के विचार में, वो था सुख की प्रकृति को लेकर के। ठीक है, बेंथम का मत मात्रात्मक। बेंथम का मानना था कि सभी सुख समान होते हैं, उनमें केवल मात्रा का अंतर होता है। दोस्तों बेंथम जी का जो कहना था कि वो सभी प्रकार के सुख समान होते हैं, केवल उनमें मात्रा का अंतर होता है। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा खुश है, कोई थोड़ा कम खुश है। ठीक है, इस प्रकार से उनका प्रसिद्ध कथन था, यदि सुख की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना भी उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। मतलब यहाँ पर दोस्तों पुष्पिन का अर्थ होता है बच्चों का खेल। ठीक है, तो यहाँ पर बेंथम जी कह रहे हैं कि यदि सुख की मात्रा समान हो तो बच्चों का खेल भी उतना ही अच्छा लगता है जितना कि कविता पढ़ना। मतलब कि दोनों को इन्होंने समान कर दिया कि कविता पढ़ने में जितना मजा आता है उतना ही मजा बच्चों के खेल में भी आता है। ठीक है, तो यही इन्होंने दोनों को बराबर कर दिया। मिल का संशोधन गुणात्मक। मिल ने इसे पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा कि सुखों में मात्रा के साथ साथ गुण का भी अंतर होता है। दोस्तों जबकि मिल जी का कहना था कि जो सुख होता है उसमें मात्रा तो होता ही है लेकिन उसके साथ गुण भी होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से गुण होते हैं। कुछ सुख उच्च कोटि के मानसिक और नैतिक होते हैं और कुछ निम्न कोटि के शारीरिक होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सुखों को दो गुणों में बांट दिया, एक मानसिक गुण और एक शारीरिक गुण। ठीक है, तो सब लोग ध्यान रखिएगा। इस संदर्भ में मिल का यह कथन राजनीतिक दर्शन में अमर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मिल जी ने सुख में भी दो प्रकार बता दिए, एक मानसिक और एक शारीरिक। आगे है, एक संतुष्ट सुअर होने से असंतुष्ट सुकरात होना कहीं बेहतर है। दोस्तों इसका जो अर्थ होता है वो है कि एक संतुष्ट मूर्ख होने से अच्छा है एक असंतुष्ट बुद्धिमान होना। ठीक है, असंतुष्ट बुद्धिमान मतलब कि हमेशा ज्ञान की खोज में जो लगा रहे, ये बेहतर है इन्होंने कहा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है लाइन एग्जाम में, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सुखवादी मापक यंत्र की निरर्थकता। बेंथम ने सुख को मापने के लिए एक गणितीय सूत्र दिया था। दोस्तों बेंथम जी ने सुख को मापने के लिए एक गणितीय सूत्र दिया था जिसे सुखवादी मापक यंत्र कहा जाता है। दोस्तों उस सूत्र को सुखवादी मापक यंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके तहत उन्होंने तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता आदि के आधार पर सुख दुख को मापने की वकालत की। ठीक है, तो उन्होंने ये सभी जो है कि तत्व दिए कि तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, इन सभी के आधार पर सुख दुख को मापा जा सकता है। और मिल जी ने इसमें क्या संशोधन किया, देखिए मिल का संशोधन। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। मिल ने इस गणितीय दृष्टिकोण को अव्यवहारिक मानकर खारिज कर दिया। तो मिल जी ने इस सूत्र को खारिज कर दिया। ठीक है, मिल का तर्क था कि चूंकि सुख एक आंतरिक और मानसिक भावना है इसलिए इसे तराजू पर तौला या अंकों में मापा नहीं जा सकता। दोस्तों यहाँ पर मिल जी का कहना था कि सुख दुख एक मतलब कि इमोशन है। ठीक है, और इमोशन को तराजू पर नहीं तौला जा सकता है, नहीं इसे किसी पैमाने से मापा जा सकता है, इसीलिए उन्होंने इस गणितीय दृष्टिकोण को खारिज कर दिया। कौन सा सुख श्रेष्ठ है इसका फैसला केवल वही विज्ञ विशेषज्ञ कर सकते हैं जिन्होंने दोनों प्रकार के सुखों का अनुभव किया हो। दोस्तों यहाँ पर मिल जी कह रहे हैं कि सुख को केवल वही माप सकता है जिसने सुख का अनुभव किया है। जैसे कि किसी चीज़ को कोई लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो बहुत ज़्यादा सुखी होता है, और किसी को नहीं प्राप्त होता तो वो दुखी रहता है, लेकिन उसे कुछ उससे छोटा लक्ष्य मिल जाए तो वो भी सुखी ही रहता है। ठीक है, तो यही उनका कहना है कि केवल वही उसको माप सकता है जिसने उस सुख को अनुभव किया है, न कि किसी पैमाने के आधार पर। आगे है सुख के स्रोत। ठीक है, आंतरिक बनाम बाह्य। ठीक है, बेंथम का मत। बेंथम के अनुसार मनुष्य केवल बाह्य दबावों जैसे कानून, समाज, धर्म और ईश्वर के भय के कारण दूसरों के सुख का ध्यान रखता है। दोस्तों यहाँ पर बेंथम जी का कहना है कि मनुष्य दूसरों के सुख का ध्यान इसलिए रखता है, कानून की वजह से, समाज की वजह से, अपने धर्म के नियम की वजह से और ईश्वर के भय से वो दूसरों के सुख का भी ध्यान रखता है। उसका मूल स्वभाव विशुद्ध रूप से स्वार्थी होता है।
लेकिन यहाँ पर बेंथम जी कह रहे हैं कि वो उसका मतलब कि दूसरे सुखों का ध्यान रखता है, लेकिन उसका जो आंतरिक स्वभाव है वो स्वार्थी होता है। यदि ये सब चीज़ न रहे तो वो केवल अपना ही सुख देखे। ठीक है, तो इस आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मिल जी इसमें देखिए क्या संशोधन कर रहे हैं। मिल का संशोधन, मिल ने मनुष्य को केवल स्वार्थी नहीं माना। उन्होंने कहा कि मनुष्य के भीतर आंतरिक चेतना और सामाजिक भावना होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिल जी कह रहे हैं कि मनुष्य स्वार्थी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो सभी चीज़ों के भय से दूसरे के सुख का ध्यान रखता है, बल्कि उसके अंदर एक आंतरिक चेतना होती है, एक सामाजिक भावना होती है। इसकी वजह से ही वो दूसरे के सुखों में सुखी रहता है। ठीक है, मनुष्य दूसरों के सुख में इसलिए रुचि लेता है क्योंकि उसके अंदर सहानुभूति, कर्तव्यबोध और मानवता के प्रति प्रेम जैसी आंतरिक भावनाएं होती हैं। देखिए यहाँ पर मिल जिक्र है कि मनुष्य दूसरों के सुखों से इसलिए सुखी होता है क्योंकि उसके अंदर सहानुभूति, कर्तव्यबोध और मानवता होता है। ठीक है, न कि वो कानून, समाज और भगवान के भय से दूसरों के सुख में सुखी होता है। इंसान के अंदर इंसानियत होती है, इसीलिए वो दूसरों के सुख को भी अच्छा मानता है। ये मिल जी का कहना था दोस्तों। ठीक है, आगे है स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान। बेंथम के लिए स्वतंत्रता अपने आप में कोई साध्य नहीं थी, बल्कि उपयोगिता प्राप्त करने का एक साधन मात्र थी। दोस्तों, बेंथम जी के लिए जो स्वतंत्रता है वो कोई साधन नहीं था। ठीक है, बल्कि सुख को प्राप्त करने के लिए एक साधन मानते थे बेंथम जी स्वतंत्रता को। अगर कानून बनाकर स्वतंत्रता को कम करने से समाज का सुख बढ़ता है तो बेंथम को उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। दोस्तों, बेंथम जी का कहना था कि यदि समाज में सुख बढ़ाने के लिए इंसानों का स्वतंत्रता को कम करना पड़े, भले ही कानून ला करके, तो उसको करने में बेंथम जी को कोई आपत्ति नहीं थी। मतलब कि बेंथम जी इंसानों की स्वतंत्रता को कम करना चाहते थे सुख बढ़ाने के लिए। और देखिए मिल जी इसमें क्या कर रहे हैं। मिल का संशोधन, मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता को मानव विकास के लिए सबसे अनिवार्य तत्व माना। दोस्तों, मिल जी का एक पुस्तक है जिसका नाम है ऑन लिबर्टी। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक में इन्होंने स्वतंत्रता को मानव विकास के लिए अनिवार्य तत्व माना। ठीक है, इनका कहना था कि जो स्वतंत्रता है वो मानव विकास के लिए बहुत ही जरूरी तत्व है, बिना स्वतंत्रता के मानव का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सनकी या सनकी दिखने वाले व्यक्तियों को भी विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मिल जी का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति सनकी है या सनकी जैसा दिखता है, उनको भी अपने विचार और अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्हें बंद कर दें, क्योंकि इसी से समाज का बौद्धिक विकास होता है। तो जैसे कि सभी लोग अपना अपना विचार रखेंगे तभी ना समाज में सब हर तरह के विचारों का समावेश होगा। दोस्तों, जैसे कि सभी लोग अपने अपने विचार रखेंगे तो इसमें पता चलेगा किसका विचार अच्छा है, किसका विचार अच्छा नहीं है। मिल ने स्वतंत्रता को उपयोगितावाद के अधीन रखने के बजाय उसे मानव कल्याण का मूल आधार बना दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर मिल जी ने स्वतंत्रता को उपयोगितावाद के अधीन नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उसे मानव कल्याण का आधार बना दिया कि स्वतंत्रता ही मानव कल्याण का आधार है। और पांचवा पॉइंट है व्यक्ति और समाज के संबंधों में सुधार, जिसे परोपकारिता कहते हैं। बेंथम का उपयोगितावाद व्यक्तिवादी था, जहां समाज केवल व्यक्तियों का एक समूह मात्र है। दोस्तों, बेंथम जी ने जो अपना उपयोगितावाद दिया था वहां पर उन्होंने उसे व्यक्तिवादी कहा था, जैसे कि जिसमें समाज व्यक्तियों का एक समूह है। ठीक है, व्यक्ति अपने सुख के लिए काम करता है और सभी के व्यक्तिगत सुखों का योग ही सामाजिक सुख बन जाता है। दोस्तों, यहाँ पर व्यक्तिवाद से तात्पर्य ये बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को केवल इसलिए करता है क्योंकि उसे सुख की प्राप्ति चाहती है। ठीक है, जैसे कि कोई काम करके पैसे कमाता है तो पैसे से वो अपनी भौतिक चीज़ों को पूर्ति करता है। ठीक है, तो उसे सुख मिलता है। तो इसी से जब सभी सुखों का योग होता है तो एक सामाजिक सुख बनता है, मतलब कि वो समाज पूरा सुखी हो जाता है। यही इनका कहना है यहाँ पर। अब देखिए मिल जी इसमें क्या कर रहे हैं। मिल ने व्यक्तिवाद को परोपकारिता की ओर मोड़ा। उन्होंने समानुभूति और सामूहिक कल्याण पर जोर दिया। दोस्तों, मिल जी ने सहानुभूति और सामूहिक कल्याण पर जोर दिया, न कि व्यक्तिवाद पर। मिल के अनुसार सच्चा सुख दूसरों के कल्याण में भागीदार बनने से मिलता है। दोस्तों, मिल जी का कहना था कि सच्चा सुख वही है जो दूसरे का कल्याण करे। ठीक है, केवल अपना कल्याण करके आप कहो कि ये सच्चा सुख है, तो ऐसा बात नहीं है। उन्होंने राज्य को केवल एक पुलिस राज्य न मानकर लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में देखा। दोस्तों, मिल जी ने जो है कि राज्य को मनुष्यों के लोक कल्याणकारी संस्था कहा। ठीक है, मतलब कि ऐसी संस्था जो सभी मनुष्यों का कल्याण समान रूप से करे, और जबकि बेंथम जी ऐसा नहीं कहते थे। आगे है जो नागरिकों के नैतिक विकास के लिए काम करे, मतलब कि ऐसा राज्य जो मनुष्यों के नैतिक विकास के लिए काम करे वो सच्चा सुख प्रदान करता है। अब हम लोग दोस्तों निष्कर्ष देखेंगे। ठीक है, निष्कर्ष में बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना आलोचकों ने यह कहकर की थी कि यह सुअरों का दर्शन है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि आलोचकों ने बेंथम के उपयोगितावाद को सुअरों का दर्शन कहा था, क्योंकि यह केवल शारीरिक और भौतिक सुखों पर केंद्रित था। ठीक है, जो बेंथम जी ने अपना उपयोगितावाद दिया था वो शारीरिक और भौतिक सुखों पर केंद्रित था। इनका कहना था कि मनुष्य केवल इसलिए कार्य करता है क्योंकि उसे अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
आगे है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसमें नैतिकता, मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और गुणात्मक श्रेष्ठता को जोड़कर इस सिद्धांत की आत्मा को बचा लिया। तो दोस्तों, जब बेंथम जी के उपयोगितावाद की आलोचना हो रही थी तो मिल जी ने कहा कि नहीं, उन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो ठीक है, बस उसमें कुछ कमी है। इन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि कोई भी मनुष्य केवल अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही काम करता है, ऐसी बात नहीं है। उसे उसके अंदर मानवता होती है, सहानुभूति होती है, नैतिकता होती है, ठीक है? इन सभी के बल पर भी वो काम करता है, ऐसा बात नहीं कि वो पैसे के लिए ही काम करे, ठीक है? तो सब लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि आलोचक कहते हैं कि बेंथम के दर्शन में ये संशोधन करके मिल ने उपयोगितावाद का स्वरूप इतना बदल दिया कि वह उपयोगितावाद रहा ही नहीं, ठीक है? अब यहाँ पर वेपर जी कह रहे हैं दोस्तों कि मिल जी ने भले ही बेंथम जी के उपयोगितावाद में संशोधन किया, लेकिन अब वो उनका संशोधन बेंथम जी का उपयोगितावाद रह ही नहीं गया, ठीक है? वो पूरी तरह से बदल गया। लेकिन यह अकाट्य है कि मिल के संशोधनों ने ही उपयोगितावाद को एक सभ्य, लोकतांत्रिक और मानवीय चेहरा दिया, ठीक है दोस्तों? तो ये बात को, इस बात को मतलब गलत नहीं साबित किया जा सकता कि बेंथम जी का जो सिद्धांत था उपयोगितावाद, उसमें उसको जीवंत मिल जी ने किया, ठीक है? उन्होंने तो केवल यह करके अपना सिद्धांत खत्म कर दिया कि मनुष्य अपने भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए ही काम करता है, जबकि मिल जी ने कहा कि नहीं, मनुष्य के अंदर आत्मीयता होती है, इंसानियत होती है, नैतिकता होती है, इनके भरोसे भी वो काम करता है, ठीक है? ऐसी बात नहीं है, वो दूसरों के सुख के लिए भी अपना काम करता है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा बेंथम जी के उपयोगितावाद में मिल जी का संशोधन, ठीक है? तो इसे आप लोग देख लीजिएगा और एग्जाम में आए तो बना के आप लोग लिख सकते हैं, काफ़ी लंबा नहीं है, इसे आप लोग ध्यान से बना के लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं अपने चैनल पर दोस्तों करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और जॉब अपडेट भी डालता रहता हूँ, तो चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे और भी नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।